हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत बेहतर हूं। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर के आया हूं। इस टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि अपना जो चैप्टर चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका ही एक पार्ट है, इसके सॉल्यूशन का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिव द हेडिंग, जैसा कि मैंने हेडिंग यहां दे रखा हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको तो ये बात समझना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन की बातें आपको समझना होगा। और यदि आप डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए होंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि लीनियर का मतलब ही आपको बात समझ में आ रहा होगा कि हाईएस्ट डिग्री उसके, हाईएस्ट ऑर्डर कितने होने चाहिए, उसके 1 होनी चाहिए। यानी हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री 1 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि ऑर्डर और डिग्री की बात भी मैंने आपको बताया था। सपोज दैट dy अपॉन dx की बात कर रहा हूं, यानी ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसके 1 होनी चाहिए। और इसके डिग्री कितना होगा, इसके ऑर्डर, यानी ऑर्डर का मतलब कितने बार डेरिवेटिव निकाला गया वो उसके ऑर्डर हो गए, और उसके पावर जो हो गए वो डिग्री हो गए। तो सबसे पहले यदि मैंने nth ऑर्डर की बात मैं लिख रहा हूं, सपोज दैट ऐसा अपॉन dx रेज टू n प्लस कितना n-1 y विथ रिस्पेक्ट टू x है, x के पावर n-1, यानी एक एक टर्म से माइनस होते जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन देखना ऐसो ऑन चलते रहेगा बेटा, लास्ट में इस तरह से टर्म चलते रहेंगे और लास्ट में बातें यहां तक जाके रुकेगा, आखिरी वाला टर्म ओनली y होगा। और इसके आगे जो भी होगा, सपोज आपने a0 लिख दिया, a1 लिख दिया, a2 लिख दिया, ऐसो ऑन यदि n तक लिख दिया आपने, दैट इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव। nth ऑर्डर डेरिवेटिव में डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या इसको हम बोलेंगे, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोलेंगे। जब हमें nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता लगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी बड़ी बात है यार। लीनियर का मतलब ही क्या होता है, 1। यानी कहने का मतलब कि हाईएस्ट ऑर्डर जो होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब सीधी बात, यदि मैं लीनियर पे लाऊं तो लीनियर क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, बस ए फॉर्मेट पे n का हाईएस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी dy अपॉन dx होनी चाहिए। पहला लिख दिया मैंने। और बाकी नेगेटिव तो चलता नहीं है, बात तो आपको भी पता है। तो कहां तक जाएगा, प्लस कितना, एक और भी y के रिस्पेक्ट में होगा, यानी आप इसको लिख सकते हो py दैट इक्वल्स टू कितना, q के फॉर्मेट पे होगा, यानी कोई कांस्टेंट होगा, और नहीं तो इधर आके ही 0 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो कहां से आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका फॉर्मेट मैंने लिख दिया nth ऑर्डर का, उसी में हाईएस्ट ऑर्डर यदि 1 हुआ तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं। और जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है, जो बहुत ज्यादा ही फेमस है, ये फॉर्म है dy अपॉन dx प्लस py दैट इक्वल्स टू q। और जहां पे p और q क्या है, ये तो कांस्टेंट ही होगा ना। तो आप एक बात लिखना बिल्कुल भी ना भूलना, हालांकि तो ऊपर में भी यहां से आप लिख देना ऐसा, where a0 a1 a2 till an आर द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या है वो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ऊपर वाला, सारे कोएफिशिएंट जो भी है ना उसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब यहां पे p और q की बात क्या रहेगा, तो p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x है, इसको आप लिख लेना। ये क्या है आपस में, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। इसके लिए वेयर P and Q are function of x, function of x। इस तरह से लिख दिया मैंने, या तो कोई वेरिएबल होनी चाहिए, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया। तब जाके यहां से एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म यदि लीनियर में होगा, और लीनियर के फॉर्म यदि ऐसा रहा dy अपॉन dx प्लस py दैट इक्वल्स टू q, तो इसका सॉल्यूशन करना, इसका सॉल्यूशन लिखना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। तो आपने एक बात देखना है यहां से, तब जाके आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आखिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद, यानी कहने का मतलब जब उसको आप इंटीग्रेट करोगे ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा ना वो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान बना देगा। इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालना होगा तो e रेज टू
यहां से p यानी y के कोएफिशिएंट जो भी होगा p इंटू dx मैंने लिख दिया है। यानी कहने का मतलब कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx यदि आपको निकालने के लिए बोला कोई e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और खास करके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आता है 2 मार्क्स के लिए। तो आप एक बात बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमें सारे एग्जाम को कवर करना होगा, सारे एग्जाम को कवर करना होगा, चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड हो या एमएसटी सीईटी हो या बिटसेट हो, वीआईटी ट्रिपल ई हो या आपका जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, सारे एग्जाम पे आपको फोकस करके ही चलना है। तो मैं बिल्कुल भी जीरो लेवल की बातें आपको बता रहा हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बेहद ही आसान है। तो सबसे पहले निकालने से पहले आपको एक बात सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हमें इस इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्मेट पे आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना होगा। फिर क्या करेंगे अपन, किसके कोएफिशिएंट यानी y के कोएफिशिएंट को हम क्या बोल लेंगे, यहां पे लिख के e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx यानी a आपका निकल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लगे तो इसको लर्न कर लें, बहुत मजेदार है। तब जाके जब इंटीग्रेशन आपको पता लग गया तब आप इसको लिख सकते हो देयर सॉल्यूशन इज, या इट्स सॉल्यूशन इज, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं इट्स सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कांस्टेंट c। ये फॉर्मेट बिल्कुल भी भूलना नहीं है बेटा, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये आपको कैसे भी हो, कुछ भी हो, ये आपको याद हो जाना चाहिए और ध्यान में तो जरूर रखना ही रखना है आपको। जब आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब रखना है तो ये फॉर्म आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये फॉर्म आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। अब मैं देखता हूं कि सवाल को कैसे लगाएंगे। क्या अब हमारे लिए इतना ही कॉन्सेप्ट एलडीई के लिए काफी है? ऑफ कोर्स, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से आप अच्छे प्रॉब्लम डील कर सकते हो, बहुत ही आसान लेवल पे प्रॉब्लम को डील कर सकते हो और बहुत ही आसान टेक्निक है, कुछ ज्यादा टेक्निक टफ नहीं, बहुत ही आसान है। बट सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना होगा कि हमें जो गिवन फॉर्म है वो अपने इस फॉर्म से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नहीं करा तो क्या करेंगे, उसको इस फॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको लगाने के लिए मैं जो फॉर्म आपको लिख के दिया हूं, इसको लगाने के लिए मैं कुछ सवाल आपके लिए मैं दे रहा हूं। आप ये सवाल लिख करके और एक बार सोल्व करके देखें, आपको 100% आने वाला है। तो राइट डाउन सोल्व लिखते जाना बेटा और करते जाना, देखना कितना आसान है, कितना सरल है। कोई दम नहीं है सवाल में, सवाल के कोई दम नहीं है, बहुत ही आसान माना जाता है। एक्स स्क्वायर इंटू डीवाई अपॉन डीएक्स प्लस वाई दैट इक्वल्स टू 1। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इतने सारे फॉर्म जो तुमने पढ़ा, कौन कौन सा, नंबर 1 जो तुमने देखा पहले वेरिएबल सेपरेबल, नेक्स्ट वन देखा होमोजीनियस एंड थर्ड वन लास्ट वन आप देख रहे हो क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्या इसमें x और y को हम सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। x और y को सेपरेट आप नहीं कर सकते। और यदि आपको माइंड में लग रहा है कि करके देख लेते हैं तो यू कैन डू इट, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, आप करके देखिए। तो सबसे पहले फॉर्म जो है, फॉर्म है आपका dy अपॉन dx। यदि मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई बन गया दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये तो टर्म ऐसा ही बनने वाला है, यानी मैंने ऐसा लिख दिया और इसको कंपेयर कर रहा हूं, किससे कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर विथ क्या बेटा बोलिए, dy अपॉन dx प्लस कितना py दैट इक्वल्स टू q, इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं एंड वी गेट क्या, p के वैल्यू निकल रहे हैं अपने पास कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड q इज आल्सो सेम, q दैट इज आल्सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जब हमें p और q निकल गया तो क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना क्या कोई बड़ी बात है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर
यू कैन राइट ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा आपका dx होगा। यानी कहने का मतलब ई रेज टू एज इट इज एक्स रेज टू -2, और ये क्या होगा dx हो जाएगा। और एक्स रेज टू -2 का इंटीग्रल आपको पता है क्या हो जाएगा, इंटीग्रल यानी एक्स रेज टू -3, ऊपर में क्या करते हैं n+1 -3 सॉरी -2+1 अपॉन -2+1, याद होगा आपको, यानी x रेज टू -1 अपॉन कितना -1 को बाहर निकाल दिया, तो ये x रेज टू -1 को 1 अपॉन x रेज। अब एक बात समझिए आप, देखिए क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, यानी इसके इंटीग्रल तो मैंने डायरेक्टली यदि यहां पे लिख दिया, क्योंकि मैंने यहां तो निकाल दिया हो ना, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू कितना होगा -1 अपॉन x, ऐसा बन गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब एक बात आप ऐसा क्यों ना बता रहे हैं मुझे कि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना निकल गया, तो जब मुझे सॉल्यूशन इसके निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज क्या बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी ई रेज टू -1 अपॉन x दैट इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q कितना है 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू ई रेज टू -1 अपॉन x, और ये क्या है आपका dx, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कितना कांस्टेंट c। अब वंस अगेन मुझे इसके इंटीग्रल तो निकालने ही होंगे, इसके इंटीग्रल तो हमें निकालने ही होंगे, तो मैं एक काम कर रहा हूं, वंस अगेन बाजू में मैं इसका इंटीग्रल निकाल के उसके वैल्यू को डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूंगा। देखें आप समझे पहले, अभी एक बात आप नोटिस करें, देखें अभी आपके सामने की इंटीग्रल वंस अगेन सोल्व कर रहा हूं, ई रेज टू -1 अपॉन x, और ये क्या है आपका 1 अपॉन x स्क्वायर एज इट इज, और ये dx एज इट इज। तो -1 अपॉन x को यदि मैंने या माइनस रहने दीजिए 1 अपॉन x को यदि आपने t पकड़ा तो dt आपके लिए 1 अपॉन कितना निकल जाएगा, dt क्या निकल जाएगा, देखिए ना x रेज टू -1 होगा, -1 होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यानी ये तो सरल ही है यार, ये तो बहुत सरल है, कोई दम नहीं है सवाल। -1 अपॉन इतना मान लो, 1 अपॉन x का -1 अपॉन x स्क्वायर होता है, तो dt की बात करूं तो 1 अपॉन x स्क्वायर होगा और dx हो जाएगा, यानी पहला वाला dt बन जाएगा, ऊपर वाला t यानी e रेज टू t इनटू dt बन जाएगा, यानी इसका इंटीग्रल भी e रेज टू t हो जाएगा, और t की जगह लास्ट में आपको सब्स्टिट्यूट कर लेना है, इतना ही, t के जगह लास्ट में आपको सब्स्टिट्यूट कर लेना है वही जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप नो डाउट की धुरंधर हो चुके हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है और बहुत बेसिक लेवल के इंटीग्रल होते हैं, कोई ज्यादा हिचकिचाहट की बात है ही नहीं। तो आप यदि इसको सोल्व करें और इसके इंटीग्रल की बात यदि मैं सोल्व करके यदि मैं इसके जगह पे e रेज टू -1 अपॉन x एज इट इज लिख दूं तो काम फिनिश हो जाएगा, यानी क्या बन जाएंगे इसके सॉल्यूशन y इंटू e रेज टू -1 अपॉन x दैट इक्वल्स टू e रेज टू -1 अपॉन x प्लस कांस्टेंट c, दिस इज द आंसर ऑफ दिस। और यदि आप e रेज टू -1 अपॉन x को एक साइड ला के कॉमन लेके लिख सकते हैं तो आपको जैसा इच्छा है वैसा आप लिख रहे हैं, यही आपके आंसर है। तो मैं और भी कुछ सवाल दे रहा हूं और भी कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिससे आप आसानी से इसको आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो गिव द हेडिंग, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एग्जाम में ओनली ए लिख के आएगा, सोल्व करके लिखा हुआ रहेगा और आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो चले बेटा देखना, मैं 2-4 सवाल और भी दे रहा हूं। सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 1 cos स्क्वायर x इंटू dy अपॉन dx प्लस y दैट इक्वल्स टू tan x। नंबर 2 x इंटू ln x dy upon dx plus y that equals to 2 times of ln x। नंबर 3 x into x square plus 1 into dy upon dx that equals to y into 1 minus x square plus x square into ln x। फोर्थ नंबर dy upon dx that equals to 1 upon x cos y plus sin 2x plus sin
सॉरी 2x नहीं है 2y है, 2y ऐसा। ये टोटल 4 एग्जाम्पल हैं और आपको जल्द से जल्द वीडियो को पॉज करें और ये चारों एग्जाम्पल एक बार पुनः ट्राई कर लें। मैं इसके सॉल्यूशन तुरंत ही अभी चंद ही सेकंड में आपको देने जा रहा हूं, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू ट्राई देन सी देयर सॉल्यूशन। अब मैं करने जा रहा हूं इसके सॉल्यूशन, जैसा कि आपने ट्राई कर लिया होगा। तो नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे फॉर्म पे लिखना है इसको। तो dy अपॉन dx एज इट इज। बेटा फॉर्म पे लिखने के लिए dy अपॉन dx प्लस py दैट इक्वल्स टू q, यानी dy अपॉन dx के कोएफिशिएंट पे 1 चाहिए। 1 चाहिए तो किससे डिवाइड करना होगा? cos स्क्वायर से। तो ये क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर हो जाएगा इनटू कितना y हो जाएगा, और cos स्क्वायर से यदि आपने डिवाइड किया तो y और एक ऊपर जाकर के sec स्क्वायर x, y क्या है? tan पहले से, tan x पहले से था, tan x इनटू कितना sec स्क्वायर x हो जाएगा। लिख दिया मैंने। जनाब मैंने किया क्या, पहले इक्वेशन को ऑब्जर्व किया, dy अपॉन dx की कोएफिशिएंट 1 होनी चाहिए, तो मैंने 1 बनाने के लिए cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लिया, सो सिंपल। अब जब मैंने डिवाइड किया तो ये इक्वेशन बन के इस तरह से बन गया। अब जब ऐसा बन ही गया तो p का वैल्यू क्या निकल गया? अभी आप बताएं मुझे। p दैट बिकम्स कितना? sec स्क्वायर x एंड q कितना? tan x इंटू sec स्क्वायर x। तो चलो जल्दी, अब क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e रेज टू p यानी sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रल tan होता है यानी e रेज टू tan x हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन है आपके, देखना कितना सरल है। सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू tan x दैट इक्वल्स टू q कितना है? tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू e रेज टू tan x dx प्लस c। यार अब एक बात बताना, क्योंकि इंटीग्रल के कंसेप्ट तो यूज होने वाले हैं, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते हो क्योंकि ये आपको आता ही अच्छे तरीके से। अब इसकी बात, यदि मैंने tan को t पकड़ा, मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, t इज इक्वल टू tan x पकड़ लिया, तो dt क्या होगा? sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। एंड sec स्क्वायर x और dx की जगह dt लिख देंगे, tan की जगह t लिख देंगे। तो मैं इक्वल टू की बात कर रहा हूं, यानी कितना आ जाएगा? t इंटू tan की जगह t रख दिया, और यहाँ पे e रेज टू कितना t बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। फिर आपको आइलेट तो पता ही है ना, आइलेट ILATE, क्योंकि इंटीग्रल में सारे कंसेप्ट यहाँ पे कहीं पे कौन सा यूज हो जाए वो हमें किसी को नहीं पता है, तो इसलिए आपको इंटीग्रल के सारे बेसिक फॉर्मूले, रिजल्ट वगैरह सारी चीज आपको पता होना चाहिए। अब ए हो गया आपका एक्सपोनेंशियल टर्म, यानी ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा आपको u। अब u इंटू v का इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए, u इंटू v याद होगा आपको, क्या होगा? u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u और इंटीग्रल ऑफ v dx और ये ओवरऑल dx, इस तरह से बन जाते हैं। तो क्यों ना अपन इसको लेके चलते हैं, t एज इट इज और e रेज टू t का इंटीग्रल भी सेम होगा, माइनस साइन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u यानी 1 हो जाएगा, और इंटीग्रल e रेज टू t का सेम ही होने वाला है, और dt इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है तो मैं t के रिस्पेक्ट में लूंगा, और इसकी बात भी बोलूं तो भी इसके e रेज टू t ही आने वाला है। और आखिरी में यदि मैंने e रेज टू t कॉमन ले लिया तो t माइनस 1 निकलने वाला है, और t के जगह यदि मैंने कुछ रख लिया तो इसके कैलकुलेशन e रेज टू tan x और tan x माइनस 1। कितना सरल है यार। मैंने क्या किया, ओनली RHS को सोल्व किया। तो आंसर यदि लिखना होगा तो आंसर क्या होगा बताइए मुझे, क्या होगा? y इंटू ई रेज टू tan x दैट इक्वल्स टू क्या बेटा, इसके जगह पे मैं इतना लिख सकता हूं e रेज टू tan x इंटू tan x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c देना बिल्कुल भी ना बोला। तो या तो आप सॉल्यूशन को इस तरह से लिख सकते हैं, या तो कुछ कॉमन लेके कैंसिल करना हो तो आप e रेज टू tan x कैंसिल करके यहां पे e रेज टू माइनस tan x लिख दें, काम वही होगा, आसान हो। यानी कहने का मतलब कि हमें इतना ही सारे प्रोसेस के साथ में हमें आगे बढ़ना होता है। तो कृपया कर आप जल्द से जल्द ये सारे एग्जाम्पल को सोल्व करके आप मुझे जितना जल्दी से जल्दी
आप मैसेज में डालें, मैं आपका इंतजार करूंगा और पहले से भी करता आया हूं, आपके आंसर का इंतजार हमें रहता ही रहता है। तो जैसा कि मैं आंसर लिख रहा हूं और आप मुझे जल्दी से जल्दी इसके आंसर के बारे में बता दें। जैसा कि मैंने फर्स्ट नंबर सोल्व कर दिया, सेकेंड नंबर के आंसर आप लगे तो वहां से लिखते जाना है। y इंटू ln x आंसर आप मैच करिएगा, y इंटू ln x दैट इक्वल्स टू ln x का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। थर्ड नंबर का इंतजार है, आप मैच करिएगा, आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। नंबर थर्ड, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्यों ना हो लेकिन आप आंसर जरूर से जरूर लाओगे, मुझे पता है। आंसर थर्ड नंबर का देखना, हाँ, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x दैट इक्वल्स टू x इंटू ln x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। अब मैं बात कर रहा हूं नंबर फोर्थ का आंसर की के बारे में। नंबर फोर्थ का आंसर की के बारे में दैट इज लिख लेना, x दैट इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू साइन y प्लस 1 प्लस c इंटू ई रेज टू साइन y। चले, मैं बाकी के आंसर भी लिख दिया हूं, आपको सिर्फ ट्राई के लिए मैंने दिया हूं नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि आप जल्द से जल्द सोल्व करके इसके आंसर आए नहीं आए मुझे जरूर से जरूर रिप्लाई दें। और कभी भी आंसर नहीं आए तो आपसे रिक्वेस्ट यही होगा कि आप एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करें और बताएं कि सर हमें नहीं आया। ताकि कभी कभी क्या होता है कि आप लिख देते हो कि सर सेकंड नंबर नहीं आया, लेकिन मैं 2-3 लेक्चर आगे बढ़ जाता हूं, फिर मुझे याद नहीं होता कि सेकंड नंबर सवाल क्या दिया था, क्योंकि बहुत लोग का मैसेज इस तरह के मैं पढ़ा हूं। तो कृपया अगर आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप कभी भी डाउट पूछें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि बेटा हमें एक दिन में कम से कम 3 से 4 लेक्चर हो जाते हैं और मुझे याद नहीं होता है कि मैं कौन सा इसमें दिया था, सेकंड नंबर किसका कौन सा था। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो चलें, मैं इतना ही नहीं आगे बढ़ रहा हूं। अब इक्वेशन कुछ रहेगा जो डायरेक्टली फॉर्म पे ना हो करके इनडायरेक्टली इस फॉर्म पे होगा, तब क्या करेंगे इसके लिए भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस फॉर्म का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज फॉर्म। आखिर ये बर्नौलीज फॉर्म है क्या? यानी ए रिड्यूसिबल टेक्निक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे। तो देखिए पहले आप समझे, लेकिन तो आप लिख देना, हेडिंग देना, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, इसी का नाम है सेकेंड नाम बर्नौलीज इक्वेशन। तो चलें, ये बर्नौलीज फॉर्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना। आखिर इसके फॉर्म होते क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इसके फॉर्म और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में एक स्लाइटली डिफरेंस होता है, बहुत स्मॉल नॉमिनल डिफरेंस होता है। अब नॉमिनल डिफरेंस को थोड़ा सा आपको पकड़ना है और आगे बढ़ जाना है। फॉर्म लगे तो मैं लिख रहा हूं, फॉर्म इसके इस तरह से होंगे, dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई दैट इक्वल्स टू q इंटू वाई रेज टू n, q इंटू वाई रेज टू n, इस तरह के फॉर्म पे होते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझना है कि आपको इस तरह के बर्नौलीज फॉर्म है तो हमें कैसे उसको एलडीई में बदलना है, सबसे पहले ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के फॉर्म है तो मैं एक काम कर रहा हूं, डिवाइड बाई किससे, y रेज टू n बोथ साइड, यानी y वाले जितने भी टर्म है ना आरएचएस में, उससे आपको डिवाइड कर लेना है इक्वेशन में। और जब मैं इक्वेशन में डिवाइड कर लेता हूं तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन y रेज टू n बन जाएगा इंटू dy अपॉन dx प्लस p इंटू y एज इट इज, और y रेज टू क्या हो जाएगा बता मुझे, y अपॉन कितना, y रेज टू n हो जाएगा दैट इक्वल्स टू कितना, q, ऐसा लिख दिया मैंने। अब एक बात समझिए आप,
यदि ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बता दो ना मुझे, y रेज टू माइनस n बन जाएगा इंटू dy अपॉन dx प्लस p इंटू y रेज टू कितना 1 माइनस n हो जाएगा, डेट इक्वल्स टू कितना q। ये तो मैंने फॉर्म पे लिख दिया, अब क्या करना है, अब इसमें एक बात समझना आपको, इसमें पुट क्या करना है, पुट y रेज टू 1 माइनस n के जगह पे कोई अदर वेरिएबल के फॉर्मेट पे यदि मैं लाऊं, या तो t पकड़ लो नहीं तो z पकड़ लो। z कर लिया। अब इसके सोल्व करने के बाद जो प्रोसेस होगा वो रिड्यूस होके एलडीई के फॉर्मेट पे ही आ जाएगा। तो आप लिख देना पुट y रेज टू 1 माइनस n दैट इक्वल्स टू z एंड form the linear differential equation in terms of z and further process will be same and लिख देना नीचे and the further all process will be same as LDA। तो मैं कुछ सवाल आपको देना चाहूंगा, इसी फॉर्म पे कुछ सवाल देना चाहूंगा, तो लिख देना, give the heading solve the following differential equation, solve the following differential equation। बर्नौलीज फॉर्म क्या होता है आपने जान लिया कि आरएचएस में भी y के कुछ टर्म होंगे और उस टर्म को हमें डिवाइड करना होगा और लास्ट में हमें उसको सेपरेट करना होगा अदर वेरिएबल में। जैसा कि मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको, इस सवाल में आपको dy अपॉन dx ऐसा है प्लस कितना xy दैट इक्वल्स टू x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इस तरह से आपको दिया हुआ है। बहुत सरल बात मैंने बताया था आपको, क्या मेथड बताया कि कितने भी y के जो भी टर्म है ना आरएचएस में उससे हमें इसको डिवाइड कर लेना है। तो बेटा यदि मैंने इसको डिवाइड किया वाई स्क्वायर से तो y रेज टू माइनस 2 बन जाएगा इंटू dy अपॉन dx, बोलिए प्लस कितना y से यदि मैंने डिवाइड किया तो x अपॉन y बचेगा दैट इक्वल्स टू कितना x क्यूब बचा, बोलिए ना, ये तो ऐसा बचा ना। अब यदि यहां पे क्या करूं मैं, एक बात आपको देखना है, तो x के कोएफिशिएंट जो है ना उसको मैंने कोई अदर कांस्टेंट एज्यूम कर लिया है, तो z पकड़ दो t पकड़ दो, तो मैं एक काम कर लिया पुट t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y, तो dt अपॉन dt यदि हमें निकालना होगा, यदि मैंने इसके जगह t पकड़ लिया तो dt क्या बन जाएगा वो थोड़ा सा आपको देखना, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन y का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू कितना dy, यही तो बनेगा इंटू dy, यही तो बनने वाला है। अब आप मुझे बताइए कि माइनस यदि यहां पे करके यानी dt को यदि तुम लिख रहे हो माइनस ऑफ y रेज टू माइनस 2 इंटू dy लिख दिया, अपॉन dx यदि करता हूं कोई बुरा नहीं, अपॉन dx भी कर लिया और माइनस साइन को मैंने यहां लिख के ऐसा मैंने लिख दिया। अब आप मुझे बताइए क्या पहला टर्म जो है इस इक्वेशन के, उस इक्वेशन के जगह पे माइनस dt अपॉन dx लिख सकता हूं? बहुत सरल सी बात है। तो देखिए क्या बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स बेटा देख लेना माइनस dt अपॉन dx हो गया पहला टर्म, प्लस कितना 1 अपॉन y को t पकड़ा यानी t इंटू कितना हो जाएगा x दैट इक्वल्स टू x क्यूब है, तो मैंने x क्यूब यहां पे लिख ही दिया और माइनस से यदि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो माइनस ऐसा और ये माइनस ऐसा, यानी p के जगह पे माइनस t और q के जगह पे माइनस x, p और q अब दोनों निकल गया क्योंकि अब ये जो फॉर्म है ना सेकेंड नंबर का इक्वेशन जो फॉर्म है ना ये LDE के फॉर्मेट है जिसको मैंने यहां पे लिखा हूं, दिस इज द बेसिक LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपसे एक बात बोला जा रहा है, थोड़ा सा सुने समझे। अब p और q दोनों आ गया तो यार इसके सॉल्यूशन की बात जब मैं कर रहा हूं तो सॉल्यूशन इज क्या y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना, तो y नहीं है यहां पे, किसके रिस्पेक्ट में है t के रिस्पेक्ट में है। होता क्या है कि जब भी फॉर्म आपका dy अपॉन dx दैट इक्वल्स टू प्लस कितना p इंटू y दैट इक्वल्स टू q, ऐसा ना, तब जाके आप लिखते हो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर d विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कांस्टेंट c।
लेकिन जब ये विथ रिस्पेक्ट dy विथ रिस्पेक्ट टू x है तब इसको ऐसे लिखते हैं, यानी y ऊपर में है तो y यहां देते हैं, बट यहाँ पे वैसा t है तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले तो यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकाल लो, इतना घाई क्या है यार। तो e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p माइनस p इंटू क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा माइनस t लिख दिया ना आपने तो dt लिखना होगा। अब बताओ ना, e रेज टू माइनस साइन दे दिया और t का इंटीग्रल t स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा, ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, क्योंकि आपको वहां पे x के रिस्पेक्ट में था, नो डाउट निकाल रहे थे आप, लेकिन यहाँ पे मैंने t के रिस्पेक्ट में उसको क्यों लिखा, ये बात आपने समझ गया होगा। तो चले जल्दी बेटा फास्ट थोड़ा सा लिख के आप मुझे जल्दी से जल्दी बताएं, फास्ट बताएं क्या बन जाएगा, जल्दी बताइए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर यदि आपने निकाल लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाल लिया यार, अब ये जो टर्म है ना t ऐसा तो है, t को मैंने माइनस टी ले लिया, माइनस टी लिया बराबर है, और ये कितना होता है e रेज टू, जब ऐसे फॉर्म लिखते हैं ना तब जाके इंटीग्रेटिंग, थोड़ा सा देखना आप, e रेज टू p इंटू डी एक्स इस तरह से बनता है विथ रिस्पेक्ट टू x, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, ये भी नीचे वाले के रिस्पेक्ट में यानी x के रिस्पेक्ट में बनने वाला है, dx बनने वाला, और t को यदि आप लिखो तो कितने x इंटू टी, मैंने गलत लिखा है x इंटू टी ऐसा है बेटा। तो देखना p यहाँ पे माइनस एक्स है, p यहाँ पे माइनस एक्स, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कंपेयरिंग करने में, तो आपको यहां से बनने वाला e रेज टू माइनस कितना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा बनने वाला, क्योंकि अब ये t तो लिख ही रहा हो ना, अब इसके मल्टीपल में तो ऐसा है, मैंने t को पहले लिख दिया था, तो एक थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था जिसको हमें लग रहा था कि आगे उस सब फॉर्मेट पे लिखना मुश्किल होगा। तो चले अब e रेज टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब आप मुझे बताएं, ये तो आपका कंसेप्ट है, तो इट्स सॉल्यूशन इज क्या बनेगा, y है तो यहाँ पे t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब विथ रिस्पेक्ट टू नीचे का है तो आपको dx लिखना होगा प्लस कांस्टेंट c देना होगा, क्या बनेगा t एज इट इज, हाँ जी, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू q एज इट इज, q कितना है x क्यूब, सॉरी नहीं माइनस एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दे दिया मैंने, और ये क्या होगा dx प्लस कांस्टेंट c। बेटा आप इंटीग्रेशन तो सोल्व करना है, कोई ज्यादा खाई नहीं, बस इंटीग्रेशन सोल्व करना है और आप उसको लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को आप इसको t पकड़ दो माइनस में, यानी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को, ये t नहीं इसके लिए z, इसको सोल्व कर रहा हूं, यानी इसको मैंने z पकड़ लिया, तो अब बताओ मुझे dz यदि मैं निकालूं तो -2 टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा बेटा, बोलिए ना यार, ऐसा ना करके माइनस एक्स क्यूब है ना, माइनस एक्स क्यूब है ना, तो इस फॉर्मेट पे ना आके वंस अगेन आइलेट पे ही जाना पड़ेगा आपको, किस पे जाना होगा, आइलेट पे ही जाना होगा, और आइलेट पे आने के बाद वंस अगेन आपको एक लंबी सी कहानी बनने के बाद इसके आंसर बन जाएंगे, और लास्ट में क्योंकि इसके इंटीग्रल तो आप निकाल ही लोगे, इसके इंटीग्रल तो आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन ऑलरेडी सीख चुके हो, बेवजह मैं कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना चाहता हूं, जिसके लिए मैं लिख रहा हूं यहां से क्या बन जाएगा आपका, इसका इंटीग्रल जो बनने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, मैं डायरेक्टली यहां से लिख देता हूं, इसका इंटीग्रल जो बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 आफ्टर इंटीग्रेशन, और आपको इंटीग्रल खुद निकालना है e रेज टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा इसके इंटीग्रल बनेंगे, ये आपको एक बार निकाल के चेक कर लेना है कि ये बात सही है या गलत, प्लस सी, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन नहीं लिखा, मैं डायरेक्टली इसको लिख दिया, और एक बार आप चेक करें, बट इतना ही आंसर नहीं है, इतना ही आंसर नहीं है, इतना ही पे आंसर नहीं है उसके, तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, अब यार एक बात समझो, एक बात समझो आप, एक एक्स को फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को मैंने सही कर रहा था, जेड मान लिया, फिर dz निकालोगे तो एक एक्स उसके साथ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर की जगह पे जेड के फॉर्मेट पे आ जाएगा, तो आप वंस अगेन फिर आप उसको आइलेट लगाओगे,
पहले डायरेक्टली मत लगा देना, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। अब एक काम करना, बट t इज इक्वल टू क्या आया था बेटा, बोलिए ना, 1/y सब्स्टिट्यूट करना, जो आया वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो यही वह टेक्निक है जिससे कि अपन पहुंच पाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे कॉर्नर पे हम पहुंच जाते हैं और आसानी से सोल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातें, अब मैं कुछ सवाल मैं आपको और भी देने जा रहा हूं और आपको करके दिखाना है। मैं 2-3 सवाल और भी इस पे दे देता हूं आपको, तो चलें जल्दी लिख लें। जैसा कि मैंने 3 सवाल आपको प्रीवियस दिया हूं, अभी होमवर्क दिया हूं, जस्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो वंस अगेन इसके लिए भी मैं कुछ टास्क दे रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन वंस अगेन दे देता हूं, आप एक बार ट्राई करें और मुझे जरूर से जरूर इसके रिप्लाई मुझे दें। नंबर 1 लिख लेना, dy अपॉन dx, ब्लैक से लिख देता हूं, dy अपॉन dx माइनस 2y इंटू 10x प्लस y स्क्वायर इंटू 10⁴x दैट इक्वल्स टू 0। आपको जैसे फॉर्मेट पे है वैसा फॉर्मेट लिख करके बर्नौलीज के सारे मतलब रूल आपको यूज करके सोल्व करना है। सेकेंड नंबर हो गया, लिख लेना y इंटू साइन एक्स dy अपॉन dx दैट इक्वल्स टू cos x इंटू sin x माइनस y स्क्वायर। तीसरा सवाल एक और दे रहा हूं, dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू साइन 2y दैट इक्वल्स टू x क्यूब इंटू cos स्क्वायर y। बस मैंने 3 सवाल आपको दिए हैं और आप सोल्व करके जल्दी से जल्दी प्रश्न के उत्तर मुझे जल्दी दें, और लगे तो मैं इसके आंसर लिख देता हूं ताकि एक बार आप सोल्व करके उसके आंसर तक आप पहुंच जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। और यदि नहीं आया तो आप मुझे क्वेश्चन सहित मुझे भेजें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको सोल्व करके दूंगा। तो पहले वाले का आंसर आप लिख लेना, फर्स्ट वाले का आंसर है आपका sec स्क्वायर x अपॉन y दैट इक्वल्स टू 10⁵5x अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट c। आंसर ऑफ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। वंस अगेन नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूं, नेक्स्ट आंसर है आपका y स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x। आंसर इसका है y स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x दैट इक्वल्स टू 2 sin क्यूब x अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट c। और नेक्स्ट लास्ट वन जो आपको होमवर्क दिया गया है, इसकी आंसर की बात करूं तो x स्क्वायर इंटू 10y दैट इक्वल्स टू x रेज़ टू 6 अपॉन 6 प्लस कांस्टेंट c। ये 3 सवाल आपको दिए गए हैं जिसके आंसर मैं इसमें मेंशन किया हूं, और आपको एक बात ध्यान में जरूर रखना ही है। तो चले कुछ मैं आपको दे रहा हूं एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो आपको याद करना होगा, ध्यान में रखना ही होगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं लिख के दे रहा हूं जो आपको लर्न कर लेना है, कहीं कहीं इसके यूज बहुत ज्यादा लेवल पे होते हैं बेटा, इसलिए कुछ बातें आपको जो है वो आपको यहां से लिखना है, लर्न करना है। तो लगे तो नोट पॉइंट लिख देना, नोट पॉइंट, गिव द नोट पॉइंट। फॉलोइंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल मस्ट बी रिमेंबर। नोट पॉइंट देना है आपको, मस्ट बी रिमेंबर्ड। नंबर 1 x dy प्लस y dx दैट इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई बेटा, जो आपको यूज में आएगा, हमेशा आता है कहीं ना कहीं। सेकेंड नंबर x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x का डेरिवेटिव इतना है, जो कहीं कहीं सवाल में डायरेक्टली यूज होंगे, कहीं कहीं सवाल में डायरेक्टली यूज होंगे और आपको करना है। थर्ड नंबर y इंटू dx माइनस x इंटू dy अपॉन y स्क्वायर दैट इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y। नंबर 4 x dy प्लस y dx अपॉन xy
दैट इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ xy। इस तरह से आपको मिलेगा, तब आपको डायरेक्टली वहां पे लिखना होगा। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 dx प्लस dy अपॉन x प्लस y दैट इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x प्लस y। नंबर 5 हो गया। देन टाइटल नंबर 6 x dy माइनस y dx, x dy माइनस y dx। 6 नंबर अपॉन xy दैट इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ y अपॉन x। क्योंकि सवाल में कहीं कहीं ये डायरेक्टली यूज किए हुए रहते हैं, तब आपको एक बात ध्यान में आना चाहिए कि हाँ इस तरह के टर्म यदि आया तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। ध्यान रखना, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सी बात है। तो हो गए कितने टोटल? 6 नंबर हो गए। और भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो आप उसको लिख सकते हो, नहीं तो जरूरत भी नहीं है ऐसा। तो काफी है 6 तक आपको, जो आपको याद रख लेना। और कुछ सवाल आपको दिए रहेंगे, वो जैसे कि आपको मॉडल में है कुछ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो होगा क्लासेस, उसमें हम मॉडल को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम आपको ग्रुप पे मैसेज डाल देते हैं। तो चलें, आज के लेक्चर में बस इतना ही। वंस अगेन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं वीडियो को देखने के लिए। चलें, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।